अगले दिन कैफ़े में हास्य गहमा-गहमी थी। ये कैफ़े 2 मंजिला था और अंग्रेज़ी तर्ज पे बना था। बाहर से देखो तो गहरा गुलाबी पेंट दीवारों को ढके हुए था। यूं कि दीवार के ऊपर से लेकर आधी दीवार तक गुलाबी पेंट था। फिर बीच में 3-4 फुट का फासला था। उस फासले वाली जगह पर गुलाबी चेरी ब्लॉसम पेंट किए गए थे। इस 4 फीट के बाद फिर नीचे तक वही गुलाबी पेंट था। लकड़ी का दरवाज़ा पार करते अंदर आओ और फर्श को देखो तो ऐसे मालूम होता था जैसे लकड़ी का बना हो। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके बनाने के लिए इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था कि बस पैर रखने की बात ही पता चल जाता था कि फर्श लकड़ी का नहीं है। दीवारों में पेंट नहीं था, ऐसा वॉलपेपर था जैसे अखबार के तराशे काट कर लगाए गए हों, या फिर एक लंबा थान नुमा अखबार खरीद कर दीवारों पर लपेट दिया गया हो। मेन हॉल काफ़ी वसी था। देखिए, अखबार नुमा दीवारों के बरक्स मेज़ें और कुर्सियाँ अतरंगे रंगों वाली थीं। यूं कि पीली कुर्सियां जामनी मेज़ सब्ज और गहरे नीले रंग की मेज़ों के गिर्द सजी थीं। मेज़ और कुर्सियां भी कुछ इस किस्म की थीं कि पतली लंबी मेज़ ऊंची होकर सीने तक आती थी, जबकि कुर्सियां नीचे को झुकी हुई थीं। जहां हॉल में रखी कुर्सियां खत्म होती थीं, वहीं जरा आगे जाओ तो किचन बना था। वहां से सुर्ख फैंसी ईंटों के ऊपर की जानिब जाने वाली सीढ़ियां बनी थीं। ऊपर चढ़कर देखो तो यहाँ काफ़ी काट-गुबार था। पेंट भी उखड़ा हुआ और टूटी-फूटी कुर्सियाँ भी दाईं जानिब किचन बना था। मोहतद कॉफ़ी मेकर्स और चाय बनाते हुए 2 लोग और सैंडविच और कॉफ़ी भी कुछ हल्का-फुल्का खाना खाते लोग जो कि आज नहीं थे। आज इस किचन में उमर हयात था, हाले सुल्तान थी और लैल सिकंदर थी। बाहर मेज़ पे हारून बैठा था। आज उसके लिए कुछ गैर मामूली किया जा रहा था। हसन भी बाहर उसके साथ वाली मेज़ पे बैठा था, पैर लंबे किए हारून को महसूस नजरों से देखता हुआ। हारून अचंभे से उन्हें बार बार अपने सामने आते और कभी कॉफ़ी कभी सैंडविच कभी टिशू रखते हुए देख रहा था। आखिर ये सब क्या था? बिलाखिर वो तीनों बाहर आए। आली के हाथ में कॉफ़ी का मग था, उमर के हाथ में पिज़्ज़ा और लैल के हाथ में एक और सैंडविच, जबकि अभी तो पिछला सैंडविच भी आधा खाया रखा था। वो तीनों उससे करीब रखे सोफे पर आकर बैठे। कोई पिज़्ज़ा रख रहा था, कोई सैंडविच, कोई कॉफ़ी। हारून के गले में गिल्टी सी उभरी। हसन ने अक्ब से पुकारा, ये मंजर देखा देखा लगता है। वो मोबाइल साइड पे रखे हथेली तले थोड़ी टिकाए मासूमियत से हारून को देख रहा था। हम्म मुझे याद करने दो। अरे हाँ, याद आया। ऐसा सलूक तो हमने अपनी कुर्बानी के बकरे के साथ किया था, है ना? वो मज़े से कह रहा था। हाले का जी चाहा था चप्पल उतार कर उसके सर पे दे मारे। हारून, तुम ये पिज़्ज़ा खाओ ना। हाले ने उसका ध्यान बटाना चाहा। अरे नहीं हारून, तुम ये कॉफ़ी पियो, मैंने अपने हाथ से बनाई है। अब की लहल बोली थी। उमर खामोश था, लेकिन आज उसकी नज़रें चीख चीख कर कह रही थीं। खा ले सुरमाई बिल्ले, खा ले। हारून ने संजीदगी से उन तीनों को देखा, फिर मेज़ पर रखे हुए खाने की चीज़ों को। साफ साफ बताओ, इसके अंदर क्या है? कहीं जहर वहर तो नहीं डाल दिया? देखो, अगर जहर दे रहे हो तो मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मैं इकलौता हूँ। वो उंगली उठाकर उन्हें वार्न कर रहा था। ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। अब की उमर बेसारी से बोला। 1,500 का पिज़्ज़ा है, खाना तो पड़ेगा। और दूसरी बात, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमसे एक काम है, सीधी तरह कर दो। लैल और हाले खामोश हो बैठी, लेकिन क्या हसन खामोश हो सकता था? ज़रूरत के वक्त गधे को बाप बना लेना। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ता आंखें पटपटाते हुए पूछ रहा था। उन तीनों ने अपना गुस्सा बामुश्किल दबाया था। अगर इसको मारकर जेल न जाना पड़ता तो मैं आपके भाई को आज मार ही देता। उमर सबसे आहिस्ता आवाज में बोला। लैल अब भी उस 16 साल आफत को देख रही थी। अगर उसको पहले दिन भाई ना बोला होता तो आज उसका कत्ल मैं ही करती, और अगर ये मेरा वाहिद खानदान ना होता तो मैं इसका गला खुद दबा देती। अब की हाले बेबसी से बोली। ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? हारून अब के बुलंद आवाज से बोला। उमर अब मज़ीद उस सुरमाई बिल्ले को दी जाने वाली फेवरिटिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब भी दोनों कोनियाँ मेज़ पर रखे आगे को हुआ और खोया हुआ। मीर वस फरीद के साथ एक मीटिंग, बस इतना चाहते हैं। वो संजीदगी से बगैर किसी लचक के बोला तो हारून मुतज्जिब हुआ। मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ? अब की लैल मुस्कुरा के आगे आई। हमने पता लगा लिया है, मीर वस फरीद तुम्हारे बाबा के क्लास फेलो और दोस्त हैं। वो कराची का सबसे बड़ा लैंड माफिया है और अब तक तुम्हारे बाबा के साथ उसके ताल्लुकात बेहतरीन नौयत के हैं। काम करवा दो प्लीज। लैल उसे पुचकार रही थी। हारून ने उनको ऐसे देखा जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो।
कल मैंने अपने बाप से एक मोटी रकम ली है इस कैफ़े में पार्टनर बनने के लिए, और आज जाकर उनसे कहूँ कि मीर वस से मेरी मुलाकात रखवा दे। मेरा बाप मुझे जिंदा गाड़ देगा। और क्या तुम लोग नहीं जानते हो मीर किन 4 कामों के लिए मशहूर है? पैसा, ताकत, गैर कानूनी काम, और चौथा काम वो तब करता है जब उसके साथ वादा खिलाफी की जाए। हम उसके साथ ऐसा क्यों करेंगे? उमर ने उसे बीच में टोका था। हाले चुप थी। वो उन सबको बोलते हुए सुन रही थी। हारून ने बेचारगी से उनको देखा। लैल की आंखों में मिन्नत थी। हाले उसको उम्मीद से देख रही थी। और उमर, वो बज़ाहिर बेनियाज था, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थीं वो क्या चाहता है। ओके, मैं कर लूँगा। वो बिलाखिर मान गया था। सबके चेहरों पे बिलाखिर सुकून दौड़ गया, स्वाय हाले के। वो आगे कोई परेशानी से हारून को देखा। हारून, तुम अपने दिल से और अपनी मर्जी से ये काम करना चाहते हो तो ठीक है, वरना कोई ज़बरदस्ती, कोई जोर नहीं है। तुम्हें मेरी नाराज़गी के खौफ से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? हारून मुस्कुराया। आह! वो बदल रही थी। उसे हारून की हैसियत तस्लीम करनी शुरू कर दी थी। वो गुलाम से दोस्ती के दर्जे पे आ चुका था। वो बुरी थी, लेकिन बुरी रही नहीं थी। हारून ने उसको पलकें झपकाकर तसल्ली दी। वो आरामदेह सी हुई, अब कि वो खुद भी मुस्कुराई थी। चलो, अब ऐसा करते हैं, सारे काम बांट लेते हैं। कौन क्या करेगा? अब की हाले खड़ी हो चुकी थी। उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। अपना काम, अपना पैसा, अपनी ख्वाहिशात, उनका पूरा हो जाना भी एक फैंटेसी होती है। मैं स्टाफ और कस्टमर्स को मैनेज करूंगी। किचन भी मैं खुद देख लूंगी। क्या, कब, किस तरह पेश करना है, ये आता है मुझे। हाले ने सबसे पहले अपना काम बता दिया था। हारून ने थोड़ी खुचाई। यही काम मैं शाम के 5 बजे के बाद करूँगा। तुम घर चली जाया करना। बाकी का वक्त मैं यहीं किसी कोने में या रूफटॉप पे पेंटिंग करूँगा। और तीसरा, यहाँ लोगों को लाना मेरा काम है। इंस्टा पे 3 लाख फॉलोअर्स हैं मेरे। वो फख्र से कह रहा था। अब के लैल की बारी थी। मैं अपने कस्टमर से डील करने के लिए यहाँ का एड्रेस दूंगी। दिन में कोई 4-5 लोग तो ले ही आया करूंगी। और जब कोई कस्टमर नहीं होगा, तब मैं हाले की मदद करवाऊंगी। वो ऐलान के अंदाज में बोली, फिर मेज पे रखा सैंडविच उठाकर दांतों से कुतरने लगी। अब के सबका रुख उमर की तरफ था। हाँ, तुम क्या करोगे? उससे सब पे जरा की जरा नजर डाली। मुझे एक ही काम पसंद है, पैसा। मुझे कैशियर बना दो। शाम में आकर सारा हिसाब किताब देख लूँगा। और अगर किसी कस्टमर ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसे भी देख लूँगा। और आखिरी और सबसे अहम बात, ये काम मैं फ्री में करूँगा। वो ऐसे कह रहा था जैसे वहां बैठे तमाम लोगों के साथ पुश्तों पे एहसान किया हो। माँ हसन सुल्तान, आप क्या करेंगे? अब के सबकी तोपों का रुख उसकी जानिब था। हसन ने गर्दन अकड़ा ली। मैं तुम सबकी तरह फारिग इंसान नहीं हूँ। मैं एक जिम्मेदार रेगुलर स्टूडेंट और जॉब पर्सन हूँ। मैं बस इतना करूँगा कि जो खाना कॉफ़ी बच जाया करेगा, फुटपाथ पे बैठे लोगों को दे आऊँगा। सबने ठहर कर उसको देखा था। कल जब सब मिठाई, केक्स खा रहे थे, तब वो किसी गरीब को सदके के पैसे दे रहा था। आज वो सब कारोबार का फायदा सोच रहे थे और उसे अब भी नेकी की फिक्र थी। वो वाकई में राज सुल्तान पर तो था। अरे, नाम तो हमने रखा ही नहीं। अब के हाले को नई फिक्र लाहक हुई। उमर ने आसपास नजर दौड़ाई, फिर चेरी ब्लॉसम की पेंटिंग वाली छत को देखा। वो एक इल्यूशन पेंट था। यूं लगता था जैसे अभी ये चेरी ब्लॉसम आपके ऊपर झड़ने लगेंगी। ब्लोसम। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, विद बीन्स। मेज के ऊपर रखा कॉफी मग उठाते हाले ने जुमला मुकम्मल किया। वाओ, मुझे ये नाम पसंद आया। हसन चहका था। बीन्स ब्लॉसम, ये नाम खूबसूरत है। लैल और हारून में मुतफिक थे। हारून ने अब के रिलैक्स होकर पिज़्ज़ा की तरफ हाथ बढ़ाया, जिससे अगले ही लम्हे उमर ने अपनी तरफ खींच लिया। साथ दफान होने का इशारा किया। हारून ने मदद तलब नजर से हाले को देखा। देखो हारी, कॉफी के मामले में नो दोस्ती। उसके टके से जवाब पे उसने अब सैंडविच खाती लैल को देखा। खाने के मामले में तो मैं अपने बाप की भी नहीं। उससे भी साफ हरी झंडी दिखा दी। हारून बेचारगी से उन सबको देखता रह गया। तारीख गवाह है, दोस्तों से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। वो चलकर बड़बड़ाया, उसी ताज़ा सुबह में अगर सुल्तान मंजिल की इमारत में जाऊं और फिर रातहारी और सारा घर लताड़कर सफ़ीर सुल्तान के कमरे में जाऊं, तो अभी अभी नहाकर निपाही निकला था। उसके पूरे बाल गीले होकर माथे पे गिर रहे थे। वो ऑफिस जाने की तैयारियों में था। उसी लम्हे उसकी नज़र ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी मेहरमा पे पड़ी। वो आईने में सफ़ीर का अक्स देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सफ़ीर भी उसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसके करीब चला आया। वो जो बालों में ब्रश फेर रही थी, उसका हाथ रुक गया। सफ़ीर ने उसके हाथ से ब्रश ले लिया।
मैं बहुत खुश हूँ सफ़ीर। वो उसके अक्स को देखते हुए मोहब्बत से कह रही थी। मुझे लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, सब फिक्स हो गया है। कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आपकी मोहब्बत मेरे लिए अमृत है। सफ़ीर उसकी बात सुनते हुए उसके बालों में नरमी से ब्रश फेरे गया। लेकिन एक खौफ है सफ़ीर जो ख़त्म नहीं हो रहा, जो मेरे दिल से जा ही नहीं रहा। उससे गर्दन मोड़कर सफ़ीर को देखा। वो उन्हीं नर्म नज़रों से उसको देख रहा था। मुझे लगता है ये कोई फेरी टेल का जादू है जो एक झनाके से टूट जाएगा। आपने कहा था मुझे हाले की तलाक करवानी होगी, मैं नहीं करवा सकी। मैं अब ऐसा कुछ नहीं चाहता। सफ़ीर ने नरमी से टोका। उस वक्त मैं इंतकाम चाहता था, हाले का बुरा चाहता था। लेकिन अब मैं बस हम दोनों का ताल्लुक, हमारी खुशी चाहता हूँ। मेहर वो कहीं बहुत पीछे रह गई है। मैंने उसे छोड़ दिया, उसका सराप छोड़ दिया है। मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ गया हूँ कि कुछ लोग हमारे लिए नहीं होते। उनका ना मिलना कोई बदकिस्मती, कोई सज़ा नहीं होता। ये बख्त होता है। मैंने अपना बख्त कबूल कर लिया है और अब मैं खुश रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ, अपने साथ। क्या आपने उसे माफ़ कर दिया? मेहर ने हल्की आवाज़ में पूछा था। सफ़ीर ने चंद लम्हा उसको देखा। मुझे नहीं पता मेहर, लेकिन अब बस मैं उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता। उस दिन मैंने उसे उमर के साथ देखा था। वो खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। और मुझे लगता है मैं उसे कभी उदास नहीं देख पाऊंगा। ये उसके लिए नहीं है, उसे ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। ये मेरे लिए है। ये मेरे वक़ार के लिए है। ये मेरे आला नस्ल होने के लिए है। बड़े पापा ने मेरे लिए सारी ज़िंदगी पाप का किरदार अदा किया है। अब मैं उसके साथ बुरा करके खुद को मज़ीद बुरा नहीं बनाना चाहता। मैंने उस लड़की का पाप कत्ल कर दिया। अब उसकी खुशी मेरा कफ़ारा है। तुम सब भूल जाओ और मेरे साथ आगे बढ़ो। मैं तुमसे मोहब्बत करने की कोशिश करूँगा, ओके? मेहर ने नम आंखों से इस बात में सर हिला दिया। वो खुश थी, सफ़ीर खुश था, जिंदगी खुश थी। बिलाखिर मेहर माँ को उसकी रियासत और खुद को बेतुकीर करने का सिला मिलने वाला लगा था। शाम सर पर आई तो बीन्स ब्लॉसम की सारी बत्तियां रोशन कर दी गईं। बाहर हन्नूस क्लोज का बोर्ड लगा था। उमर, लैल और हारून जा चुके थे। आखिरी के चंद काम थे जो हाले दौड़ दौड़ कर कर रही थी। उसे स्टाफ नहीं निकाला था, पुराने स्टाफ को नई हिदायत दी गई थी। कल एक नई ओपनिंग थी। वो बालों को चूड़े में लपेटे स्टाफ को अहकाम जारी करती नजर आ रही थी। थकन हद से सवा होने लगी थी। दफातन वो चौंक कर रुकी। उसे अपने अक में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ था। वो मुड़ी और फिर खुशगवार हैरत में घिरी खड़ी रह गई। सामने मेहरमा खड़ी थी, नक्सक से तैयार, ब्रांडेड कपड़े, जूते, बैग और सबसे ज़्यादा जो चीज़ नुमाया थी वो उसके चेहरे की रोशनी थी, चमक थी। मिटियाले कपड़ों, बिखरे बालों और आम से कपड़ों में खड़ी हाले सुल्तान वो आज भी उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वजह उसकी रंगत, उसके नकूश नहीं थे। वजह चेहरे और ज़ात का वकार था। वो इस हालत में भी बावकार और उठी हुई गर्दन के साथ खड़ी थी। मेहरमा आगे आई, हाले को गले लगाया, फिर मिलकर अलग हुई। ये कैसी मासियों वाली हालत बना रखी है? तुम मालकिन हो हाले, मुलाजिम नहीं। उसने टोका था। मुझे मुलाजिम या मालिक मेरा हुलिया नहीं, मेरा हुक्म देने का तरीका बनाता है। मैं फटे पुराने कपड़ों में भी उनसे बात बनवा सकती हूँ, और ब्रांडेड कपड़ों में भी। वो सादगी से कहती उसे लिए आगे चली आई। उसके लहजे में कोई तंज नहीं था, अलबत्ता मेहर को वाजिया बुरा लगा था। कोई वक्त था जब तुम मेरी बातें खामोशी से सुन लेती थी। वो मेज के गिर्द रखी कुर्सी पे बैठती हुई बोली, आज तुम मुझे जवाब देने लगी हो हाले। कहीं उमर हयात का रंग तो नहीं चढ़ रहा? वो तंसिया कह रही थी। हाले को मामलात खराब होते दिखे तो उससे कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा फील हो रहा है। कहकर बात खत्म कर दी। मेहरमा भी खामोश हो बैठी, फिर एक दायराना नज़र अतराफ में डाली। अच्छी जगह है, पैसे कहाँ से लाई? उससे बस यही पूछा था। न मुबारक, न कोई हौसला अफसाई, बस अल्लाह ने करम कर दिया। वो छोड़े, आप बताएं क्या लेंगी? उससे कहते साथ एक लड़की को आवाज़ सी वो थोड़ा चला आया। बारिस्ता से कहो तो एस्प्रेसो डबल शॉट। लड़की से कहकर वो दोबारा मेहर की जानिब मुतवज्जा हुई। थोड़ी देर तक वो दोनों मुख्तलिफ बातें करते रहे। उसके बाद मेहर असल मौजू पे आई थी। तुम उमर से तलाक नहीं ले रही? वो अपनी कॉफ़ी के मग पे उंगली फेरते हुए पूछ रही थी। एक लम्हे के लिए हाले से कोई जवाब न बन सका। हम हम बहुत जल्द अलग हो जाएंगे, वो संभल कर बोली। माथे पे पसीने की नन्ही बूंदें चमकी थी। साफ जाहिर था वो झूठ बोल रही है। मेहरमा ने बागौर उसका चेहरा देखा। क्या तुम दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया है? नहीं,
ऐसा नहीं है, वो फ़ौरन बोली। हम बस कुछ अरसा साथ रहेंगे और फिर बहुत जल्द मैं उससे तलाक ले लूँगी। मैं जानती हूँ मैं उसके काबिल नहीं हूँ। आखिर में उसका लहजा हल्का हुआ था। तुम मुझे पागल समझ रही हो या फिर 2 साल की बच्ची? हाले तुम उसके साथ घूमती फिरती हो। तुम उसे कंपनी से पिक एंड ड्रॉप देती हो। तुम उससे पैसे लेकर कैफ़े खोल लेती हो। तुम उसे छोड़ने की बात पे सुन हो जाती हो। तुम्हारा चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे किसी ने तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ छीन ली हो। मेहरमा तभी तभी बुलंद आवाज़ में कह रही थी। हाले उससे कहना चाहती थी कि खामोश हो जाओ, लेकिन कह नहीं सकी। वो आदमी तुम पे कभी गिव अप नहीं करेगा। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम इस आसरे में मत रहना कि वो एक दिन तुम्हें छोड़ देगा। तुम मेरे साथ चलो, हम खुला का केस दायर करेंगे। तुम घर वापस आ जाना हाले। तुम्हारे पास अब भी ऑप्शन है। हारून तुमसे शादी कर लेगा। मैं शादीशुदा हूँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? यकदम हाले ने उसे बेहद नागवारी से टोका था। महर के साथ साथ वो खुद भी साकित रह गई। चंद लम्हा वो दोनों कुछ नहीं कह सकी। एक ऑकवर्ड सी खामोशी थी जो उनके दरमियान थी। थोड़ी देर बाद मेहरमा ने खुद ही कहना शुरू किया। देखो, मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ। वो आदमी तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो। तुम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ये शादी रहेगी, तो तुम्हारे हक में बस अज़ियत आएगी बच्चे। मेंटल स्टेबिलिटी, किरदार, ये सब मोहब्बत से ज़्यादा अहम, ज़्यादा ज़रूरी हुआ करते हैं। वो फ़िक्रमंदी से कह रही थी और हाले खाली खाली नज़रों से उसे देखी गई। आज तुम उससे मोहब्बत नहीं करती, कल तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाएगी। फिर क्या करोगी? क्या तब उसे छोड़ना आसान होगा? मोहब्बत नीरा ज़हर है। मैं तुम्हें सहरसद होने से बचा रही हूँ। अगर तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई, तो तुम आफ़त ज़दा हो जाओगी। मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारी भलाई चाही है। तुम मेरे लिए बेटी जैसी हो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हो, तो उमर से दूर रहो। वो साहिर है, तुम पे अपना सहर फूँक देगा। और तुम जानती हो ना, जादू शहज़ादियों की ज़िंदगी किस तरह ख़राब कर देता है। हाले कुछ नहीं बोली, बस सर अस्पात में हिला दिया। एक पल को उससे सोचना चाहा कि वो उमर से अलग हो जाए। उसी पल उसे अपना दिल खाली होता महसूस हुआ। महर को लगता था वो सहर कर देगा। हाले को लगता था वो सहरसद हो चुकी है। महर जिस तरह आई थी उसी तरह चली भी गई। कितनी देर बीती, क्या हुआ, उसे कुछ पता नहीं चल सका। बैरिस्ता पेरिस सब जा चुके थे। कैफे में अब मध्यम बत्तियां जल रही थीं। दफातन कैफे का दरवाज़ा खुला और वो आधा दिखाई दिया। हाले सर को मेज़ पे गिराई पड़ी थी। कैफे से इतना प्यार हो गया है कि अब घर भी नहीं आना। वो कहता हुआ आगे आया और धब से उसके सामने बैठा। हाले के आंसू ना जाने क्यों बहने लगे। क्या हुआ है? इधर तो देख लें। मूड खराब है क्या? वो मुसलसल सवाल कर रहा था, हल्का फुल्का, रूह के अंदर तक उतरता लहजा। वो कितना प्यारा बोलता था ना। मुझे देख लें, एक बार मेरा हुस्न देख लें, सब अच्छा हो जाएगा। यकीन करें, बहुत सी लड़कियों का मूड मुझे देखकर अच्छा हो जाता है। उसके आंसू मजीद तेजी से बहने लगे। अब के उसकी सिसकी गूंजी। नीम अंधेरे और मुकम्मल खामोशी में उसकी सिसकियां जैसे सारे कैफे में गूंज गईं। उमर बेख्तियार परेशान हुआ उठा। वो अपनी जगह से उठकर उसके साथ लंबी बेंच नुमा कुर्सी पे आ बैठा। हाले अब सर उठाए, चेहरा हाथों में छुपाए पूरी तरह रो रही थी। आप आप रो क्यों रही हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या पैसे चाहिए? हाले प्लीज़ बताओ, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो फिक्रमंदी से उसके हाथ चेहरे से हटाते हुए कह रहा था। मैं मैं तुम्हें मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। वो सिसकियों के दरमियान बामुश्किल बोल सकी। मैं चाहती हूँ, चाहे हमारी तलाक भी हो जाए, तब भी तुम मेरी ज़िंदगी से ना जाओ। तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रहो। वो बुलंद आवाज़ में रोते हुए बामुश्किल बोल रही थी। उमर लम्हे भर को ठहर गया, कुछ कह ही नहीं सका। फिर उसे नरमी से हाले के दोनों हाथ थाम लिए। वो गर्दन झुकाए बेआवाज़ रोए गई। उसके आंसू उमर के हाथों पे गिर रहे थे और शायद दिल पर भी। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया। आप हमेशा मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनकर मेरे साथ रहेंगी। चाहे हमारी तलाक हो या ना हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपका दोस्त बनकर। ओके? हाले ने नीम आंखों से उसको देखा। चंद लम्हा वो उसे देखती ही रही। और तुम ऐसा क्यों करोगे? वो भीगे चेहरे के साथ बोली। मध्यम रोशनियों में वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। हाले की आंखें नम थीं, सुर्ख थीं। उमर की आंखें कुछ बोल रही थीं, कुछ तकलीफ ज़दा थीं। वो उसके हाथ अपने हाथों में लिए बैठा था। बिकॉज यू आर द वुमेन आई लव विथ ऑल माई हार्ट।
वो बेहद आहिस्तगी से उसकी आंखों में देखकर बोला। एक लम्हे को सारी दुनिया की गर्दिशें रुक गईं, हर आवाज़ रुक गई, हर हरकत रुक गई। हाले का दिल रुक गया। अगले कई लम्हे वो दोनों कुछ ना बोले। हाले पलक झपके बगैर उससे देख रही थी और उमर उससे देख पलक झपकाना भूल गया। उसी लम्हे वो जोर से हंसा। सीरियस ना लें, फिल्म का डायलॉग है। आज ही देखी है मैंने, बहुत अच्छी फिल्म है। लम्हों की फंसों हेसी टूट गई। हाले ने हिफ्फत से रुख मोड़ लिया, फिर खींचकर उसके हाथ से हाथ निकाल लिए। मेरे साथ ऐसे मजाक ना किया करो, सर फोड़ दूंगी। वो उठते हुए हुश लहजे में बोली। उमर गहरी सांस भरता उसके साथ उठा। वैसे थोड़ी देर पहले आप कह रही थी आप मुझे छोड़ना नहीं चाहती, मैं उसका क्या मतलब लूं? साफ जाहिर था वो उसे तंग कर रहा था। मुझे ज़हनी मरीज समझकर भूल जाओ सब। ये समझ लो कि आज दौरा पड़ा था। वो अपना सामान समेट रही थी। उमर उसे इस तरह तपते हुए देखकर महसूस हो रहा था। वैसे मेरी कुछ देर कबल कही गई बात से सीरियस ना हो जाइएगा, वरना मैं जिम्मेदार नहीं। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। मैं पागल हूँ लेकिन इतनी भी नहीं। वो बाहर खाने वाले लहजे में कहती बाहर निकल गई। उमर हयात हंसते हुए उसके पीछे गया था। अगस्त का पहला अशरा बीत चुका था। 14 अगस्त की गहमा गहमी के बाद आज वो कैफ़े से ज़रा देर से वापस आई थी। जिंदगी बेहद मसरूफ़ हो चुकी थी। कैफ़े संभालना जितना आसान लगता था उतना था नहीं। वो मैनेजमेंट के मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज कर रही थी। साथ साथ अपनी जहनी सेहत के लिए वो बाकायदगी से गजाला रूही के क्लिनिक जा रही थी। इस वक्त वो लाउंज में बैठी थी, सोफे पे नीम दराज, घर के हल्के फुल्के लिबास में, बालों को गोल मोल बांधे वो टीवी पे चैनल बदल रही थी। उसी वक्त उमर अंदर आता दिखाई दिया। उसके हाथ में कॉफ़ी के मग थे। वो सादा टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस था। हाले के साथ बैठते हुए उससे कॉफ़ी का मग उसे थमाया। शम्स मुझे 3 दिन के लिए कोयटा भेज रहा है। उससे बात का आगाज़ किया। मेरा एक दोस्त भी है वहाँ, उसकी शादी भी है, सोच रहा हूँ चला जाऊँ। वो हाले को देखते हुए कह रहा था। हम्म, चले जाओ, अच्छा वक्त गुजरेगा। वो थकन सदा थी। उमर ने गौर से उसको देखा। वो कितनी थकी हुई थी। अपनी वुसअत से ज़्यादा उठाने वाला बोझ उसके लिए भारी था। आप साथ चलेंगी? वो नहीं जानता था उसने ये पेशकश क्यों की। हाले फ़ौरन सीधी हो बैठी, आंखें चमक उठी। लेकिन मैं तो इनवाइटेड नहीं हूँ। अगले ही लम्हे उसकी सारी खुशी मान पड़ गई थी। उमर का दिल किया था अपना सर पीट ले। बीबी, कागजी ही सही मैं आपका शोहर हूँ। अगर मैं इनवाइटेड हूँ इसका मतलब है आप भी इनवाइटेड हैं। वो जल कर बोला। तो हाले खुलकर मुस्कुराई। सही कह रहे हो, लेकिन नहीं। वो एक बार भी मायूस हुई। कैफे का क्या होगा? कैफे में तो जैसे लोगों का जम्मे गफीर रहता है ना, गिनती के 4 लोग तो आते हैं। उससे तंज किया। कल 6 आए थे। अच्छा। वो भड़क गई। साथ वो दोनों हंस पड़े। उससे बात ही ऐसी कही थी। दरअसल कैफे के सामने वाली सड़क पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और लोगों को 2-3 दिन से आने में दिक्कत रही थी। फिर क्या ख्याल है, चलेंगी? सुबह फजर के बाद निकल रहा हूँ मैं। उमर ने कहते साथ कॉफ़ी का मग होंठों से लगाया। किस हैसियत से? बीवी या फिर दोस्त? वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। सहेलियाँ मेरी और भी बहुत है, चलना है तो बीवी बनकर चलें। हारून और हसन को भी ले चले, वो भी मेरे साथ घूम लेंगे। वो आगे को होकर इश्तियाक से पूछ रही थी। इतने दिनों बाद वो कहीं जाएगी, ये ख्याल ही दिल को खुश कर रहा था। हरगिज नहीं। उमर फौरन से पहले बोला था। वो हारून तो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन आपका अजाब भाई हरगिज भी नहीं। वो बोलते हुए उठा था। तुम तो ख्वाह मेरे लोगों से चलते हो। अल्लाह जाने तुम्हें उस बच्चे से क्या बैर है। हाले हफ्की से बोली थी। उमर ने उसको ऐसे देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। जी जी बिल्कुल बच्चा है वो। मैं तो कहता हूँ अगर उस जैसे 2-4 और बच्चे पैदा हो गए तो दुनिया वाले बच्चों से खौफ खाएंगे। वो बड़बड़ाता बाहर चला गया। उसके पीछे हाले ने फ़ोन उठा लिया था और अब वो कोई नंबर डायल कर रही थी। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में थी। हसन और हारून उसके बेड पे बैठे थे। हारून उसका मेकअप और बाकी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें छोटे बैग में डाल रहा था। हसन मुंह बसोरे बैठा था। हाले अलमारी में मुंह दिए खड़ी थी। हाले, मुझे भी ले जाओ ना प्लीज। वो मिन्नत करते हुए बोला। ए, तुम्हारा क्या काम वहाँ? वो दोनों जा रहे हैं, तुम अच्छे लोगों के साथ। हारून ने उसको खिड़का था। उसी वक्त उमर भी अंदर आया। सामान पैक हो गया है तो दे दें। उससे हाले को आवाज़ दी। हसन ने चमकती आंखों से उसे देखा। उमर, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे भी ले जाओ। सुबह सुबह मेरे सर पे कोई भारी पत्थर नहीं लगा जो तुम्हें साथ ले जाऊं। उमर ने हाथ जलाया। हाले ने भी अब अलमारी से सर निकाला था और 2 बैग्स जो उससे अलमारी के साथ रखे थे
उनकी जानिब इशारा किया। ये सामान है, रख दो गाड़ी में। वो मसरूफ सी कह रही थी। हसन की बेचारगी वाली शक्ल, हारून और बंगले को छोड़कर वो दोनों फजर के वक्त कोयटा के लिए रवाना हो गए थे। ये सफ़र उनके लिए बेहतरीन रहे, खुदा करे। सफ़र अच्छा गुजर रहा था। शाम के वक्त वो लोग बोलान पहुंच चुके थे। बोलान कोयटा से पहले आने वाला शहर है। यहाँ के पहाड़ और यहाँ के रास्ते, जो कि पहाड़ों को ही काट कर बनाए गए हैं, जो इंसान को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। वादी बोलान के रास्ते यूं थे जैसे एक ऊंचे पहाड़ पर सड़क बना दी गई हो। साफ सुथरी पक्की सड़क, पल खाते रोड, और फिर रोड से अगर नीचे की जानिब गर्दन झुकाकर देखो तो पत्थरों के ऊपर बहता पानी। जब उस पानी पे धूप पड़ती थी तो पत्थर नुमायां होने लगते थे। ये ऐसा खूबसूरत मंजर हुआ करता है कि तुम्हारी आंखें इस मंजर को तकती रहें। वादी बुलान की एक खास बात यह भी है कि जब आप यहाँ से सफ़र कर रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कान सुन हो गए हैं, जैसे आवाज़ें ठीक तरह से सुनाई ना दे रही हों। इसकी वजह यह है कि वादी बुलान ऊंचाई की तरफ है और यहाँ हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी नॉर्मल हवा के दबाव वाली जगह से यहाँ आ जाते हैं तो कुछ पल अपने कानों को सुन होता पाएंगे और आवाज़ों का रास्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना सही लेकिन धुंधला जरूर जाएगा। इस वक्त उमर हयात की गाड़ी बोलान के ऊंचे रास्तों पे दौड़ रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने हवा में उनकी पैदा कर दी थी। हाली ने हाथ बढ़ाकर म्यूजिक ऑफ कर दिया क्योंकि आवाज़ सही से नहीं आ रही थी और उमर ने वजह भी बता रखी थी। मगरिब में अभी आसा वक्त था। ऐसे में सूरज की रोशनी जब घाटी से नीचे पत्थरों वाले पानी पे पड़ रही थी तो एक सुनहरी सी रोशनी पैदा हो जाती थी। हाली मखूस सी उस मंजर को देख रही थी। यहाँ आकर सिग्नल्स भी काम करना छोड़ देते थे। जरा आगे जाकर एक जगह उमर ने गाड़ी रोक दी। हाली ने गर्दन नीचे करके देखा। दूर कहीं से उसे एक बोर्ड नजर आया, पीर गैब। उसे अचंभे से नाम दोहराया, फिर उमर को देखा। डोंट टेल मी, तुम मन्नत मुरादों पर यकीन रखते हो। उमर हंसिया। सुबह से लेकर अब तक वो कई बार ऐसे खुलकर हंसा था। शायद वो इस सफ़र से खुश था। यहाँ एक बहुत खूबसूरत जगह है, आए आपको दिखाऊं। वो बोलते हुए अपनी गाड़ी से उतर आया। हाली भी उतर कर नीचे आई। आवाज़ें अब जरा वाज़ेह होने लगी थी। कानों में बजती घंटियां अब कम हुई थीं। वो उसे लिए आगे बढ़ता गया। बोलान में सड़क से नीचे उतरकर पानी की तरफ जाना मुश्किल नहीं होता। पहली वजह ये कि ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती। दूसरी वजह ये कि रास्ता इतना मुश्किल नहीं होता। पत्थर यूं फैले हुए होते हैं कि इंसान बआसानी नीचे घाटी तक जा सकता है। बस पत्थरों पे चलकर पैर जरा दुख जाते हैं। ये कोई छोटे छोटे नुकीले पत्थर नहीं होते। ये हथेली जितने मोटे मोटे पत्थर होते हैं। मुलान से लेके कोयटा तक इन पत्थरों की बहुतायत थी। वो उसके साथ चलती हुई नीचे आई। पीर तक जाने का रास्ता कहाँ था वो नहीं जानती थी, लेकिन जहाँ उसे उमर लाया था ये कोई अलग ही जगह थी। बेख्तियार उसके मुंह से वाव निकला था। मंजर कुछ यूं था कि चारों जानी पहाड़ एक गोलाई की सूरत थे। पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे सब्ज थे और उन पहाड़ों से पानी का चश्मा फूटता था। एक जानिब से नहीं, तीन मुख्तलिफ जगहों से। वही पानी जब नीचे गिरता था तो सब दरख्तों का अक्स उसमें पड़ता था, जो कि उस पानी को सब सिखाता था। और कभी कभी नीला भी। यूं लगता था जैसे पानी सब्ज और नीला सा हो। एक दायरा सब्ज, एक दायरा नीला। पानी गिरने का शोर सारे इलाके में फैला हुआ था। ये वजह थी जो मैं फ्लाइट से नहीं लाया आपको, वरना बोलान में अपने कान बंद होते कैसे महसूस करती। वो हाली के अक में खड़ा पानी पे निगाहें जमाए कह रहा था। पीर गायब का पानी गिरना कैसे देख पाती आप? तुमने अच्छा ही किया, मैंने बहुत एंजॉय किया है। सारा सफ़र खूबसूरत था। हाली ने तायद की, लेकिन वो रुकी। फिर नीचे बैठकर पानी में पैरों को डुबो लिया। मुझे कानों के बंद होने से बड़ी कोफ्त हुई थी। उससे बुरा सा मुंह बनाया। वहाँ के मुकामी लोग भी यहीं थे। शायद वो पीर से दुआ लेकर आए रहे थे। लोगों का हजूम कम था, अलबत्ता लोग थे ज़रूर। उमर उसके साथ बैठ गया। मुझे कभी भी आवाज़ों के बंद होने से कोफ्त नहीं हुई। वो पानी के शोर में हाली के साथ बैठा कह रहा था। मुझे हमेशा रौब सा महसूस हुआ है। हाली ने उसको अचंभे से देखा, जैसे उसका मतलब न समझ पाई हो। उमर ने कहना जारी रखा। मैं सोचता हूँ ये 15-20 मिनट के लिए जब आवाज़ें हमारे लिए मिसबैलेंस हो जाती हैं तब हमें कितना बुरा लगता है। अगर सारी ज़िंदगी के लिए ही हामी अल्लाह हमारे अंदर रख देता तो। लम्हे भर के लिए तो हाली के रोंगटे खड़े हो गए थे। इसीलिए मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे खुदा से रौब महसूस होता है, मुझे उसकी कुदरत से रौब महसूस होता है।
यहाँ आकर मुझे महसूस होता है नॉर्मल होना कितना बड़ा एहसास है। हाले ने सर इस बात में हिलाया। तुम सही कहते हो, नॉर्मल होना बहुत बड़ा एहसास है, वो हल्की आवाज़ में बोली। कुछ देर तक वो दोनों वहीं बैठे रहे। उसके बाद उठ आए। मगरिब का अंधेरा गहरा होने लगा था। अगले 1 घंटे में वो कोयटा पहुंच चुके थे। पहाड़ों के दरमियान वाक़या छोटा खूबसूरत शहर। कोयटा एक प्याला नुमा शहर है जिसके अतराफ में पहाड़ियाँ हैं और बीच में वाक़या ये शहर। कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, कराची जैसी तो बिल्कुल नहीं। ये ठंडा शहर था। यहाँ की धूप बदन झुलसाती नहीं थी, बल्कि अगर गर्मी के दिनों में बस एक पंखा भी चलता रहे तो तुम्हें उसकी हवा पाएगी। उन दोनों का कयाम कोयटा के 5 स्टार होटल सरीना में था। सरीना की लंबी ऊंची इमारत मटियाले रंग की थी, कच्चा मटियाला रंग। सारी इमारत के बाहर वाली मजबूत दीवारों पे मटियाला रंग जैसे लपेट दिया गया हो। इस होटल की दीवारें उमर को हमेशा एक किले की सी लगती थीं, ऊंची, मजबूत, मोटी दीवारें। आज यहाँ तक आते आते रात हो गई थी। वो अपना सफ़र कल से शुरू करने वाले थे। अगला दिन अपने साथ कई सारी मसरूफियात लाया था। सुबह सुबह उमर अपनी किसी मीटिंग का कहकर गया था और अब दोपहर के 12 बजे लौटा था। आज शाम ही उसके दोस्त की कवाली नाइट भी थी। ऐसा कोई फंक्शन शादी के लिए ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन अमीरों के चौंचले वो वापस आया तो हाले होटल की लॉबी में ही बैठी थी, मुंह फुलाए, बेजार सी। वो उसे बहलाकर किसी तरह बाहर ले ही आया था और फिर वो साथ चली भी आई थी। सबसे पहले वो दोनों गोल्ड सिटी मॉल गए थे। ये एक बहुत महंगा और कोयटा के एलीट क्लास के लोगों के लिए बना मॉल था। उमर हयात यहाँ से वहाँ घूमते हुए उसे शहर के बारे में मालूमात देता रहा था। यहाँ से फिर वो उसे चौड़ी गली ले आया था। यहाँ आकर वो हकीकतन खुश हुआ था। ये जगह कराची के आम मार्केट जैसी थी। दोनों अतराफ में दुकानें, तंग गलियाँ, लेकिन कराची जितनी तंग हरगिज़ नहीं। हाले को ये सब बहुत नया लग रहा था। सबसे अहम बात ये थी कि यहाँ वही वो वाहिद लड़की थी जिसे सर से दुपट्टा उतार रखा था। बाकी पठान उर्दू स्पीकिंग औरतों ने दुपट्टे सर पर ले रखे थे। कोयटा में बहुत कम ही ऐसी औरतें देखने को मिलेंगी जिन्होंने दुपट्टे उतार रखे हों या पब्लिक प्लेसेस में जीन्स शर्ट्स पहन रखी हों। यहाँ पर्दे का एहतमाम था। पठान बलोच खवातीन तो बड़ी बड़ी चादरों में खुद को ढांप कर फिरा करती थीं। कुछ उर्दू स्पीकिंग और असाई कम्युनिटी की औरतें थीं जिनके दुपट्टे सरों से उतरे हुए या फिर सिरे से होते ही नहीं थे। यहाँ सबको इतने बड़े दुपट्टे और निकाब लगाए देख हाले ने भी दुपट्टा अच्छे से सर पे ओढ़ लिया। उमर उसे इस तरह देखकर मुस्कुराया था। काफ़ी सारी शॉपिंग के बाद वो उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट ले आया था। क्या खाएंगी? वो मेन्यू कार्ड देखते हुए पूछ रहा था। हाले ने आंखें पटपटाई। कराची वाले जब किसी नए शहर जाएं तो उनसे ये नहीं पूछा जाता क्या खाएंगे। जाहिर है बिरयानी खाएंगे और फिर वापस जाकर बताएंगे। कराची वाली बात नहीं थी। उमर ने बस उसकी बात पे मुस्कुराहट दबा ली थी। साथ बहरे को बिरयानी में डबल मसाला डालना। ताकीद कर दी थी। हाले ने उसे डबल मसाले की बात पे टोका था। मैं इतना स्पाइसी खाना नहीं खाती। जवाब में उमर ने उससे बस धीरज रखने को कहा था। खाना लाया गया। उमर शौक से अपनी सब्जी खा रहा था, लेकिन हाले ने पहला निवाला लेते ही कड़वा मुंह बनाया था। ये हमें बिरयानी कहकर पुलाव क्यों दे गया है? कराची वाले उमर मुस्कुराया। ये बिरयानी ही है, यहाँ के लोग मसाला बहुत कम खाते हैं मैडम। यहाँ ये कन अखियों से उसकी प्लेट की जानिब इशारा किया। ये भी टू मच है। वो हन्नूस मुस्कुरा रहा था। हाले का मूड खराब हो चुका था। वो कराची से आई मसालों की शौकीन लड़की थी। वो ऐसे फीके खाने कहाँ खा सकती थी। उमर ने उसको हाथ रोकते हुए देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। चलें आपको कुछ आपके टाइप का खिलाऊं। वो वॉलेट से चंद नोट मेज पे रखता कह रहा था। हाले भी उठी। कराची वाले खाने को ना नहीं कहते। कुछ देर बाद वो उसे किसी मार्केट नुमा जगह पे ले आया। हाले मुताज्जिब सी उसके साथ साथ चल रही थी। यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स बने थे। लोगों का रश हद से ज़्यादा था। बिलाखिर वो एक शॉपिंग सेंटर के बाहर रुके। हाले गर्दन उठाए उसकी इमारत को देख रही थी। दाऊद शॉपिंग सेंटर इमारत के माथे पे लिखा था। यहाँ खाना मिलेगा क्या? वो हैरत से बोली। उमर का दिल चाहा था अपना सर पीट ले। बीबी यहाँ नहीं, यहाँ देखें। उससे हाले का रुख मोड़ा। इमारत के एहन सामने एक छोटा सा ढाबे नुमा फूड कोर्ट था। बर्गर, बिरयानी, टिक्का, कबाब और हर किस्म की चटनी, यही उनका मेन्यू था। वो उसे लिए आगे बढ़ाया। वो स्ट्रीट फूड्स का शौकीन नहीं था, लेकिन हाले थी।
गोल चक्करदार जीने चढ़ते वो ऊपर आए। छोटा सा हॉल जहाँ गिनती के ही चंद मेज़ और कुर्सियाँ रखी थीं। वो दोनों भी एक मेज़ के घेर बैठ गए। उमर ने रेशमी कबाब और टिक्के ऑर्डर किए, साथ उनकी स्पेशल मायोनीज़ वाली चटनी। ये चटनी सिर्फ मायो से नहीं बनती। इसे बनाने के लिए ग्राइंडर में मायोनीज़, सुर्ख छोटे वाले मिर्च और नमक और सुर्ख पाउडर वाले मिर्च डाले जाते हैं। ज़रा देर को ग्राइंडर में इन सबको घुमाकर तैयार होने वाली ये चटनी आपके कानों से धुएं निकाल सकती थी। थोड़ी देर तक वेटर अपनी हाथ चटनी और कबाब ले आया। उमर ने हाले को इशारा किया। हाले ने रेशमी कबाब को कांटे की मदद से तोड़ा, फिर उसी कांटे को चटनी वाली प्लेट में डुबोकर मुंह तक ले गई और अगले ही लम्हे उससे आंखें मूंद लीं। ये उसका स्टाइल था। जब भी उसे परफेक्ट टेस्ट मिला करता था, वो इसी तरह आंखें बंद करके उसे महसूस करती थी। अब ये हुए ना कराची वाले मसाले। वो मज़े ले लेकर खाती रही। उमर उसे इस तरह खाते देख मुस्कुराता रहा। खाना खाने के बाद वो उसे मुख्तलिफ जगहों पे घुमाता रहा था। रात के कोई 10 बज गए थे जब वो उसे तकरीबन घसीटता हुआ होटल लाया था। अब उमर के कदम जवाब दे चुके थे। हाले मुंह बसोरती होटल वापस आ गई थी। उमर आते ही सो गया था और वो अब भी अपने कपड़े निकाल कर देख रही थी। कल पार्क में वो ये पहनेगी। हाँ, बिल्कुल यही। रात गहरी से गहरी होती जा रही थी और प्लानिंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अगली सुबह 16 अगस्त की थी। उमर हस्बे मामूल सुबह अपने काम पे चला गया था। उसकी वापसी दोपहर 1 बजे तक हुई। आज वो उसे कई और जगहें घुमाने ले गया था। हना वड़क, हना झील और फिर रात में अक्सरी पार्क। ये पार्क एक लंबे चौड़े रकबे पे बना था। फूल, दरख्त और हरी घास की तो जैसे इस पार्क में बहुतात थी। चकले वाला बड़ा सा दरवाज़ा पार करते अंदर आओ तो लंबी सड़क थी, जिसके दोनों अतराफ में दूर दूर तक लंबी घास बिछी थी। ये घास के गधे इतनी दूर तक थे जहाँ तक तुम्हारी निगाह जाती हो। दरख्तों से लिपटी फेरी लाइट्स ने पार्क की खूबसूरती को मज़ीद रोशन कर रखा था। उमर उसे लिए आगे आया तो लोगों का बेतहाशा शोर उसके कानों में पड़ा। ये वो जगह थी जहाँ बड़े बड़े झूले लगे थे। राइड लेते लड़के लड़कियां चीख चीख कर अपने जोश का ऐलान कर रहे थे। लंबा कश्ती नुमा झूला जिस पर एक तरफ को लड़कियां बैठी थीं और दूसरी तरफ लड़के, उस झूले का नाम ड्रैगन राइड था। उमर, हम भी राइड लें? हाले झूले को देखते हुए इश्तियाक से कह रही थी। मैं एक अरसा इस शहर का एएसपी रह चुका हूँ। बच्चों की तरह राइड लेता अच्छा लगूंगा। वो मस्तूरी हफीज से बोला था। क्या है उमर, चलो ना, कितना मज़ा आएगा। अब के वो इसरार करने लगी थी। अच्छा ठीक है, मत आओ, मैं खुद टिकट ले आती हूँ। वो टिकट बूथ की जाने पड़ी। उसी लम्हे 3 लड़कों का ग्रुप भी टिकट बूथ की जानिब आया था। उमर फ़ौरन उस तक गया था, यूं कि वो हाले की दाईं तरफ पूरी तरह फैल कर खड़ा था। लड़कों को साफ इशारा था कि जब तक मेरी बीवी यहाँ है मैं इसी तरह आगे खड़ा रहूँगा। हाले का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। उमर ने टिकट्स लिए और वहाँ से चला आया। लड़के अब भी मुड़ मुड़ कर हाले और बाकी आती जाती लड़कियों को देख रहे थे। अस्करी पार्क में झूलों पे इतना रश होता है कि आपको टिकट्स लेकर भी इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि झूले की एक तरफ जाने वाले जीने, जो कि एक जानिब मर्दों के लिए और दूसरी जानिब से औरतों के लिए थे, वहाँ पहले ही लोग खड़े रहते हैं। वो कोयटा का सबसे खूबसूरत और बड़ा पार्क है। उमर ने ज़रा की ज़रा नज़र उन लड़कों पर डाली और फिर हाले के साथ से निकल कर ऐन उसके सामने खड़ा हो गया। लड़के उसकी पुश्त के पीछे छुप गए। वो हाले के सामने था, अब वो उससे देख नहीं सकते थे। वो एक दफ़ा पहले भी रेस्टोरेंट में यूं ही इस तरह उसके सामने आकर बैठ गया था, यूं कि बस वो ही उसका चेहरा देख सके, यूं कि हर बुरी या अच्छी नज़र को नज़रअंदाज करके वो बस उसे अपनी नज़रों के हसार में रखे। हाली ने राइड ले ली। उमर साथ नहीं बैठा। वो कम अज़ कम इस राइड के लिए नहीं जा सकता था। अब वो दोनों पॉपकॉर्न के पैकेट हाथों में लिए यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। फिर एक जगह उमर खुद ही रुका। वो साइकिल के पहिए जैसा ऊंचा, गोल, बुलंद झूला था। वो फेरिस व्हील था। उमर मुस्कुराते हुए उसकी टिकट्स ले आया। हाली को ये राइड कुछ खास पसंद नहीं थी। दूसरा, ये झूले कराची के मुकाबले कम तेज चलते थे। अब कराची वालों के जोश का क्या मुकाबला, लेकिन वो उमर के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही थी। बिलाहिर वो फेरिस व्हील पे उसके साथ आ बैठा। वो दोनों जैसे पिंजरे में बंद हो गए हों। पहले पहल तो हाली को कुछ खास मज़ा नहीं आया, लेकिन जब राइड ऊपर जाकर एक लम्हे को रुकी तो एक लम्हे के लिए सब रुक सा गया। उमर के इशारे पे उससे गर्दन मोड़कर देखा। यहाँ से सारा कोयटा शहर नजर आता था। उस राइड की सबसे खास बात यही थी, 3 से 4 सेकंड के लिए हर दफ़ा राइड इसी तरह रुक जाया करती और वो फिर से बेताबी से इस मंजर को देखती। वो इतना खूबसूरत मंजर था कि आंखें नहीं भरती थीं।
वो शहर की रोशनियां देख रही थी और उमर उसे वो खूबसूरती देख रही थी और उमर उसे वो दुनिया देख रही थी और उमर उसे रोशनियां, लोग, कहके, रौनक और उन सब के दरमियान वो महफूज सा उसे देख रहा था। कई बार सिर्फ एक शख्स का दीदार दुनिया की बाकी सारी आसाइशात पे भारी होता है। वो दोनों 2 बार राइड लेकर अब उतर आए थे और पार्क से भी निकल आए। होटल की तरफ जाते रास्ते में वो एक जगह रुके थे। ये एक मसरूफ शाहराह थी। कितार दर कितार बने रेस्टोरेंट, आइसक्रीम शॉप्स, कैफ़े, पिज़्ज़ा हट। ये शाहराह और उसकी रोशनियां आंखों को खीरा करती थीं। वो दोनों चाय के गर्ज से एक छोटे से कैफ़े चाय कदा चले आए थे। चाय पीने और कुछ वक्त वहाँ गुजारने के बाद अब की उम्र उसे चिनार रोड ले आया था। सारा कोयटा एक तरफ और चिनार रोड की रौनक एक तरफ। यहाँ जरा जरा से फासले पे बेहतरीन स्ट्रीट फूड मिलता है। गोलगप्पे, बर्गर, टिक्का, कबाब और क्या कुछ नहीं। फेरी लाइट से लिपटे एक ठेले के करीब उमर ने गाड़ी रोकी, चेहरा हाले की जाने मुड़ा। क्या हाल है कराची वालों? वो मुस्कुराकर पूछ रहा था। जवाबन हालिद भी मुस्कुराई। मसाला, खाने और चाय तीनों ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कराची वाले ना नहीं कहते। उससे जताया। उमर खुलकर हंसा था। यानी कि चिटोरे होते हैं आप। हम्म, शौकीन और ज़ौक वाले होते हैं हम। उमर ने हाथ उठा लिए, यूं जैसे सरेंडर किया हो। गोलगप्पे की 3 प्लेट खाने के बाद अब वो सड़क पे चहलकदमी करने निकले थे। रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन वो होटल अब तक नहीं गए थे। सड़कें अब सुनसान होने लगी थी। जिन्हा रोड डबल रोड था। बीच में बनी जगह रोड से जरा ऊंची थी। जगह पे गमले और छोटे छोटे पौधे लगाए गए थे। 14 अगस्त के लिए की जाने वाली सजावट अब भी इमारतों पे वासिया थी। सफ़ेद और सब्ज पत्तियां माहौल में एक अलग तरह की छाप छोड़े हुई थीं। बारिश की बाद की यख बस्ता हवाएं जिस्म में चुभ रही थीं। वो उमर के साथ उस सड़क के किनारे पैदल चल रही थी। वो दोनों गाड़ी की तरफ जा रहे थे, जो कि अभी काफ़ी दूर थी। दफातन उमर रुका। हाले भी रुक गई। यहाँ नीम अंधेरा था। वो हाले के सामने खड़ा था। उसे दिखता हुआ दूर किसी इमारत की हल्की हल्की रोशनी जहाँ भी आती थी। उससे हाथ हाले के आगे फैलाया। हाले ने कुछ झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रखा, लेकिन उमर ने बस 2 उंगलियां ही थाम ली और फिर उन्हीं 2 उंगलियों से पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगा। अव्वल तो उसे कुछ समझ ना आई, फिर जब हाले को समझ आई तो वो हंसते हुए खुद भी घूमती गई। उमर मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। वो गोल गोल घूमते हुए जोर जोर से हंस रही थी। उसके बाल, उसकी फ्रॉक सब हवा के दोष में घूम रहे थे। जिंदगी मुकम्मल थी, हसीन थी, लेकिन बस कल रात तलक